नमस्कार बच्चों, मैं लाली मीना आज आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित संस्मरण बचपन। इस पाठ की लेखिका है कृष्णा सोबती जी। इनका जन्म 18 फरवरी 1925 को गुजरात में हुआ था। भारत के विभाजन के बाद वह हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, अर्थात लेखिका का जन्म स्थान अब पाकिस्तान का हिस्सा है। विभाजन के बाद वे दिल्ली आकर बस गई। इनकी शिक्षा दीक्षा दिल्ली और शिमला में हुई। क्योंकि इनके पिताजी फौज में थे, इसलिए उनका तबादला होता रहता था। इनके काव्य संग्रह में अनेक कहानियाँ, उपन्यास एवं संस्मरण संकलित है। इनकी कहानियाँ बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित है। इसके अलावा इन्होंने लंबी कहानियों का सृजन भी किया है, जैसे डार से बिछुड़ी, यारू के यार, तीन पहाड़, ए लड़की इत्यादि। इनके द्वारा संकलित उपन्यास है सूरजमुखी, अंधेरे के, जिंदगी नामा, समय सरगम, दिलो दानिश इत्यादि। इन्हें अनेक सम्मान एवं पुरस्कार भी मिले, जैसे शिरोमणि पुरस्कार, हिंदी अकादमी अवार्ड, शलाका पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी फेलोशिप इत्यादि। 25 जनवरी 2019 को इनका निधन हो गया। बच्चों, जिस पाठ को हम पढ़ने जा रहे हैं वह है बचपन। बचपन एक संस्मरणात्मक विधा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये संस्मरणात्मक क्या होता है। संस्मरण अर्थात संस्मरण में मुख्यतः बीती हुई बातें याद की जाती है। इस संस्मरण में लेखिका भी अपने बचपन को याद करती है और सर्वर को माध्यम बनाकर अपने बचपन की अनेक स्मृतियों में से कुछ रमणीय अनुभूतियों को प्रभावशाली तरीके से बताती है। आइए अब हम पाठ की ओर चलते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। लेखिका यहाँ पर कह रही है कि वो हमसे उम्र में कितनी बड़ी है। जैसे आपकी घर में आपकी दादी है, आपकी दादी की उम्र है, या आपकी नानी की उम्र है, या बुआ मौसी की उम्र है, इतनी उम्र की वो अपने आप को आपसे बड़ी बताती है। सब लोग उनको क्या कहकर पुकारते थे? जीजी कहकर पुकारते थे। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आए हैं। अब यहाँ पर लेखिका ने ऐसा क्यों कहा है कि वो पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। बच्चों, अभी कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं शताब्दी। लेखिका का जन्म 1925 में हुआ था, अर्थात उनका जन्म 20वीं शताब्दी में हुआ था। इसलिए उन्होंने क्या कहा है कि मेरा जन्म पिछली शताब्दी में हुआ था। शताब्दी का अर्थ होता है 100 सालों का समय, ठीक है। इसके बाद में लेखिका कहती है कि मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। जैसे पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, जैसे नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूं, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर वोकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। इस पैराग्राफ में लेखिका ने अपने जो कपड़े थे उनका जिक्र किया है कि उन्होंने सब तरह के कपड़े पहने हैं, लेकिन उनके पहनाव में अब फ़र्क आ गया है। अब उनको गहरे रंग पसंद नहीं है, अब वो हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद करती है। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल अर्थात जिसमें जो झालर लगी होती है नीचे। यहाँ पर लेखिका ने अपने बचपन के जो कुछ फ्रॉक उनको याद थे
उनके बारे में बताया है। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। अर्थात लेखिका यहाँ पर हमें क्या कहना चाह रही हैं, जैसे आप लोगों को भी तरह तरह के कपड़े पहनना पसंद है, हर तरह के कपड़े पहनना पसंद करते हो, वैसे बचपन में लेखिका भी सभी तरह के कपड़े पहनती थी। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंगी थी। लेमन कलर अर्थात ये एक अंग्रेजी शब्द है, इसका अर्थ होता है नींबू जैसा रंग। 2 ट्यूनिक भी याद है। ट्यूनिक होता है अंगरखा जिसको बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। लेखिका यहाँ पर क्या कह रही हैं कि उनको अपने सॉक्स अर्थात अपने जो मोजे थे, अपने जुराब थे, वो खुद धोने पड़ते थे। अर्थात लेखिका को काम करना भी सिखाया जाता था घर में, अपने खुद के काम करना, ठीक है। उसको जो उनके मोजे थे उनको नौकरानी को धोने के लिए नहीं दिए जाते थे, इसके लिए उनको क्या थी, सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। अब अपने मोजे धोने के साथ साथ इतवार के दिन अर्थात रविवार के दिन क्या करती थी लेखिका, अपने जूतों को भी कपड़े से या ब्रश से रगड़ के पॉलिश करती थी, जिससे वो चमकने लगते थे। सर्वर, अब देखो बच्चों, मैंने शुरू में आपको बताया है कि सर्वर को माध्यम बनाकर लेखिका ने अपनी बातों को, कौन सी बातों को, बचपन की बातों को बताया है। अब ये कह रही कि सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। हमें जब जूते नहीं मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। लेखिका यहाँ कह रही है कि अब तो बहुत तरह के, बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के शूज़ जूते आ गए हैं जो बहुत ही आरामदायक होते हैं। लेकिन हमारे समय में जो शूज़ थे, जो जूते थे, वो कैसे होते थे, सख्त होते थे। अर्थात जब पहनते थे तो वो अगर हमारे पैर से टच होता था जहाँ पर, वहाँ छाले पड़ जाते थे। तो लेखिका कह रही कि जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते। क्यों रखते थे रुई? ताकि जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। अब यहाँ पर लेखिका किसको बात करी, ये सर्वर को। वो कह रही कि हमारे तुम्हारे बचपन में बहुत फर्क हो चुका है। अर्थात जिस समय लेखिका अपने बचपन की बातें बता रही है तो सर्वर भी की उम्र कितनी होगी, लगभग आपकी जैसी, अर्थात लगभग 10-12 वर्ष की, ठीक है। क्योंकि उन्होंने शुरू में कहा है कि मैं तुम्हारी दादी की उम्र की भी हो सकती हूँ, नानी की उम्र की भी हो सकती हूँ, मौसी की उम्र की भी हो सकती हूँ। तो वो कह रही हैं कि हमारे और तुम्हारे बचपन में बहुत फ़र्क हो चुका है, क्योंकि अब तुम्हें जो सुविधाएं मिल रही हैं वो बहुत अच्छी मिल रही हैं। जैसे जूतों के बारे में इन्होंने बताया कि उनके समय में जूते अच्छी क्वालिटी के नहीं मिलते थे, लेकिन आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के अच्छे अच्छे आरामदायक जूते मिलने लगे हैं। इसके लिए उनको रुई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। ऑलिव ऑयल क्या होता है? जैतून का तेल। और कैस्टर ऑयल होता है अरंडी का तेल। क्यों पीना पड़ता था उनको? ताकि उनका स्वास्थ्य, उनके घर वालों का मानना था कि इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है। ये एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। क्या यहाँ पर कह रही है कि शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। किसकी गंध? जो ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल की बात की गई है, क्योंकि वो उन्हें एक दवा के रूप में पीना पड़ता था। और दवाई लेना तो बच्चों को किसी को नहीं पसंद होता है, आपको भी नहीं होगा, ठीक है। तो लेखिका कह रही है कि छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती थी। अर्थात जो शीशे थे उनमें निशान बने हुए थे कि कहाँ तक उनको कैस्टर ऑयल और कौन सा ऑयल, ऑलिव ऑयल कितना लेना है,
उसको देखते ही मितली होना अर्थात उनको उल्टी जैसा होने लगता था। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। अब आगे कहती हैं लेखिका, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। अब क्या दिलचस्पियाँ? दिलचस्पियाँ का मतलब क्या होता है? रुचियाँ। अर्थात लेखिका कह रही हैं कि बचपन, हमारे बचपन और तुम्हारे बचपन की जो रुचियां हैं, जो इंटरेस्ट है, वो भी बदल गई हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। लेखिका यहाँ कह रही हैं कि ग्रामोफोन का अर्थ होता है गाने सुनने का यंत्र। केवल उन दिनों में कुछ ही घर ऐसे थे जिनमें ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। लेकिन आज के समय में हर घर में ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है, रेडियो और टेलीविज़न। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गया है, सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विम्टो मिलती थी। लेखिका कह रही हैं कि जो उनके समय में कुल्फ़ी मिलती थी वो क्या बन गई है आजकल, किस में परिवर्तित हो गई है? आइसक्रीम में। और कचौड़ी समोसा के जगह लोग, बच्चे जो है आजकल के, क्या खाते हैं? पैटीज़ खाते हैं। और जो लेखिका को बचपन में सहतूत और फालसे खसखस का शरबत जहाँ मिलता था, वहाँ आजकल उनकी जगह किसने ले ली है? कोक पेप्सी ने। लेखिका कह रही कि उनके समय में क्या नहीं मिलती थी? कोक नहीं मिलती थी, लेमनेड और विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविका रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। अर्थात ये जो बड़ी जगह हैं, शिमला और नई दिल्ली जैसी जगह हैं, इन दोनों ही जगह पर लेखिका रही हैं। ठीक है, तो लेखिका कह रही हैं कि उनको वेंगर्स और डेविका रेस्तरां की चॉकलेट, रेस्तरां का अर्थ होता है रेस्टोरेंट, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में रेस्टोरेंट कहते हैं, उनकी चॉकलेट और पेस्ट्री उनको बहुत अच्छी लगती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। वो बहन भाई क्या करते थे? कहाँ से? शिमला जो मॉल था वहाँ से ब्राउन ब्रेड लाने की ड्यूटी उन भाई बहनों की ही लगती थी। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुँच जाते, वहाँ से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। अब लेखिका यहाँ पर क्या कह रही हैं कि जो हमारा घर था वो मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, वहाँ से एक छोटी सी हमें चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी और हम गिरजा मैदान पर पहुँच जाते थे। वहाँ से थोड़ी सी उनको क्या करना पड़ता था? उतराई उतरते, और यहाँ पर लेखिका ने कहा कि फिर हम मॉल पर पहुँच जाते। वहाँ पर जो कन्फेक्शनरी का अर्थ होता है जो हलवाई की दुकान वाला जो काउंटर था, वहाँ उनको पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू जो आती थी वो बहुत ही मन भावनी, अर्थात मन को बहुत ही अच्छी लगने वाली खुशबू। ठीक है, तो हलवाई की दुकान पे से तो ऐसी ही खुशबू आती है, ठीक है, जो कि सभी को अच्छी लगती है, आपको भी लगती होगी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात को खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़े ले खाती। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर लेखिका क्या मज़े ले लेकर खाती थी? लेखिका यहाँ पर कह रही हैं कि सबसे ज़्यादा चॉकलेट और टॉफ़ी का स्टॉक उनके पास रहता है। क्यों रहता था उनके पास? क्योंकि वो खड़े खड़े नहीं खाती थी, उनको घर ले जाकर साइड बोर्ड क्या होता है? जो दीवार से लगी हुई कोई भी मेज़ या अलमारी हो जिस पर हम कुछ रख सकते हैं, ठीक है, तो उस साइड बोर्ड पर रख देती और जब वो रात को सोती थी तो बिस्तर में लेटे लेटे उनको मज़े से खाती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुँह में। अब बच्चों इसमें देखिए, जो लेखिका को फल पसंद थे उनके नाम आए हैं क्या क्या? काफल, इसके बाद में रसभरी, कसमल और चेस्टनट, जो कि पहाड़ी इलाकों में अधिकतर यहाँ पर इनका उत्पादन होता है। वहाँ पर
लेखिका इनको बहुत मज़े ले लेकर के खाती थी और उसको बहुत पसंद भी थी। चने जोर गरम और अनारदाने का चूरण, हाँ चने जोर गरम की पुड़ियाँ जो तब थी वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल था। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम, यह गाना उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। क्यों आता था? क्योंकि उन दिनों में सभी बच्चे क्या खाते थे? चने जोर गरम जो पुड़िया बनाकर उसमें डाले जाते थे, तो सभी बच्चे वो खाते थे। खाते खाते ये वाला गाना गाते थे। ठीक है, इसलिए लेखिका कह रही हैं कि यहाँ पर हर बच्चे को चना जोर गरम वाला गाना आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज़ मसाला बुरकवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक ये पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालते और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। अर्थात किसकी लय रफ्तार? मतलब हर कदम के साथ उनके मुंह में क्या जाता था? चना पापड़ी। तो यहाँ पर लेखिका ने कहा है कि एक एक चना पापड़ी मुंह में डालते और एक कदम उठाते, अर्थात इनकी एक लय थी, एक रफ्तार बनी हुई थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं। ठीक है, रिज आप इस चित्र में देख सकते हो। ये जो शिमला में रिज नामक स्थान है वो यह है। घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी ये मौका मिल ही जाता था। बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे कि यह रिज क्या है। रिज के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। रिज शिमला शहर के हृदय में स्थित ये जो रिज है, ये जो पहाड़ी श्रृंखला है, जो हम शिमला की बात कर रहे हैं, जो पहाड़ी श्रृंखला है उसका एक बहुत ही अच्छा मनोहारी दृश्य यहाँ से देखने को मिलता है। यह एक बड़ी खुली जगह है जो पश्चिम में स्कैंडल पॉइंट से जुड़ी हुई है और पूर्व की ओर लक्कर बाजार है, जहाँ पर्यटक हस्तकला से सज्जित विभिन्न प्रकार की लकड़ी की वस्तुएं खरीद सकते हैं। यहाँ पानी का एक बड़ा जलाशय भी है जो शहर में पानी की क्या करता है? आपूर्ति करता है। मई के महीने में यहाँ ग्रीष्मकालीन उत्सव भी मनाया जाता है। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। यहाँ पर लेखिका ने कहा है कि जो लेखिका के ननिहाल के घोड़े थे वो क्या थे? बिल्कुल हष्ट पुष्ट थे, लेकिन यहाँ के घोड़े उनको क्या लगते थे? बिल्कुल कमज़ोर से लगते थे। तो लेखिका ने लेकिन जो ननिहाल के घोड़े हैं उनका जिक्र नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी बात फिर कभी आगे करेंगे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। बच्चों, जाखू का पहाड़ ये आपको जो चित्र में दिखाई दे रहा है आप देख सकते हो, और इसके पास ये जो चर्च है वह वहाँ स्थित है। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगी। यहाँ पर लेखिका ने जो शाम का दृश्य है, रिज पर जो शाम का सूर्यास्त होने के समय का दृश्य है, उसका बहुत ही अच्छा मनोहारी वर्णन यहाँ पर इन्होंने किया है। बहुत ही सुंदर दृश्य वहाँ का बताया है। वो कह रही कि रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने, स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। अब ये स्कैंडल पॉइंट क्या है इसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। स्कैंडल पॉइंट माल रोड और रिज की ओर जाने वाली सड़क के मिलन बिंदु पर स्थित है। जिस रिज की हमने बात की थी ना अभी, तो यहाँ पर माल रोड और रिज की ओर जाने वाली जो सड़क का मिलन बिंदु है वहाँ पर क्या है? स्कैंडल पॉइंट है। यहाँ पर्यटक स्कॉटलैंड चर्च, पुराने अल्फा रेस्तरां और घाटियों के सम्मोहित कर देने वाले दृश्यों का आनंद लेते हैं। स्कैंडल पॉइंट मॉल का सबसे ऊंचा स्थान है। आगे लेखिका कहती हैं
कि सरवर। अब फिर से यहाँ पर देखो, एक बार पहले लेखिका ने सरवर का जिक्र किया है और फिर यहाँ किया है, ठीक है। तो सरवर, स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियाँ उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाले ट्रेन, एक और लाल टिन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। यहाँ पर लेखिका ने उस दुकान का जिक्र क्यों किया गया है? क्योंकि वहाँ पर उस समय जो सबसे तेज़ रफ्तार से चलने वाली गाड़ी थी, तो कौन सी थी? शिमला कालका ट्रेन, जिसका मॉडल वहाँ बना हुआ था। तो वो उनको क्या किया करती थी? देखती थी, इसलिए उनको वो दुकान भी याद है। पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। अब देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि लेखिका शिमला में भी रही हैं और दिल्ली में भी। तो लेखिका कह रही कि कभी कभी दिल्ली में, जो यहाँ पर लेखिका ने बताया कि सबसे तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी चलने वाली कौन सी ट्रेन के बारे में बताया कि सबसे तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी उस समय क्या थी? ट्रेन थी। लेकिन दिल्ली जैसी बड़ी जगहों में कभी कभी क्या मिल जाते थे? हवाई जहाज़ भी देखने को मिल जाते थे। और कभी जब दिखता था हवाई जहाज़ तो सारे बच्चे अपने घरों से बाहर निकल जाते थे उसको देखने के लिए। और लेकिन आजकल क्या हमारे लिए ये एक कुछ नई चीज़ है? नहीं, ये हमें कहीं पर भी आजकल देखने को मिल जाते हैं। लेकिन लेखिका कह रही कि उनके समय में ये सब चीज़ें उनके लिए क्या थी? एक उनको अपनी ओर आकर्षित करने वाली चीज़ें थी, उनका मन मोह लेने वाली चीज़ें थी, जो उनको देख करके वो बहुत क्या होती थी? उत्साहित होती थी, वह भी और बच्चे भी। उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। अब लेखिका को इन चीज़ों के साथ में एक दुकान, शिमला की वो दुकान भी याद है जहाँ पर उनका पहला चश्मा बना था। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। अटपटा अर्थात अजीब लगा। सभी को लगता है, कोई भी जब पहली बार चश्मा लगाता है तो क्या लगता है? बिल्कुल उसको अटपटा सा लगता है, उसकी सूरत भी अजीब सी लगती है। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ़ है? इस उम्र में ऐनक? दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगा। लेखिका को इसलिए याद है वो दुकान क्योंकि जब उनके चश्मा लगा था तो उनसे हर कोई ये बात पूछता था कि इतनी कम उम्र में उनके चश्मा क्यों लग गया। तो जो डॉक्टर साहब उनको कहते थे वही बात उनको जवाब में वह दोहरा देती थी। क्या दोहराती थी? कि कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। क्या आश्वासन दिया था डॉक्टर साहब ने? कि चश्मा उनका उतर जाएगा। लेकिन लेखिका कह रही है कि ये चश्मा अब तक नहीं उतरा है, नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। लेखिका कैसे जिम्मेवार है उनके चश्मा लगने का? क्योंकि देखिए आगे वो क्या बताती है, जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। बिल्कुल सही बात है। लेखिका दिन में तो काम नहीं करती थी, दिन में पढ़ाई नहीं करती थी, लेकिन रात के समय में वो टेबल लैंप के सामने में काम करती थी, जिससे उनकी आंखें कमज़ोर हो गई थी और इस वजह से उनको चश्मा लगाना पड़ा था। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। लेखिका यहाँ पर कहती है कि जो उनका चचेरा भाई था वो भी उसको क्या करता था? छेड़ता था। और उनकी सूरत को किसकी सूरत जैसी कहता था? लंगूर की सूरत जैसी। आगे वो कहती है, मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है। अर्थात वो गुस्सा भी होती थी कि ये जो शेरो शायरी बोल रहा है वो मेरे ऊपर क्यों बोल रहा है। पर शेर बुरा न लगा,
जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की? नहीं, हाँ। अर्थात यहाँ पर लेखिका कह रही है कि जब उनके चचेरे भाई तो चले गए, लेकिन वो खुद चश्मा अंदर जाकर के आईने के सामने खड़ी हो गई। कभी चश्मा पहनती, फिर अपने आप को देखती, कभी चश्मा उतारती, फिर अपने आप को देखती और सोचती कि क्या वास्तव में मेरी लंगूर जैसी सूरत लग रही है। तो वो कभी कहती नहीं लग रही है, और कभी कहती हाँ लग तो रही है। आगे कहती है, मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। अब कभी नहीं। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। अब यहाँ पर लेखिका कह रही है कि जब उनको पहली बार चश्मा लगा तब भी उनकी जो शक्ल थी, जो सूरत थी, उनको अजीब सी लगती थी, लोगों को भी अजीब सी लगती थी, अटपटा सा लगता था। लेकिन अब वो चेहरे के साथ ऐसा घुल मिल गया है, ऐसा जब भी लेखिका चश्मे को उतारती है तो उनको ऐसा लगता है कि चेहरे पर कुछ खाली खाली सा लगता है। उनको अब बिना चश्मे के अजीब लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। अर्थात उनको जो बचपन में शुरू में जो वो टोपा, अपने जो छोटे भाई का टोपा था, उठाकर सिर पर रखती, उनको अजीब लगता। वो वाला टोपा, जो काली फ्रेम वाला चश्मा था जो पहली बार उनको लगा था, और जो उनके भाई उनको लंगूर की सूरत कहकर चिढ़ाते थे, वो सब उनको क्या हो गया, याद आ गया। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। लेखिका अंत में कह रही हैं कि उनका कई रंग बिरंगी टोपियाँ उन्होंने इकट्ठी भी कर रखी है। बच्चों, लेखिका ने इस संस्मरण में अपने बचपन की पोशाकों, जो कि विभिन्न प्रकार की थी, ठीक है, खाने पीने की चीज़ों, और शिमला शहर के जो मुख्य, जैसे रिज है, स्कैंडल पॉइंट है, जाखू का पहाड़ है, चर्च है, इनके बारे में क्या किया है, हमें बताया कि उस समय शिमला में और वहाँ जो दुकानें थी, ठीक है, रेस्टोरेंट के बारे में, मॉल के बारे में, अच्छी दुकानें जो कि वहाँ पर क्या हो गई थी, उस समय में भी ये सब वहाँ दुकानें भी खुल गई थी। अर्थात उस समय जो शिमला था उसके बारे में आप अपने अनुमान और कल्पना से 5 से 10 पंक्तियाँ आराम से लिख सकते हो कि वहाँ पर खाने पीने की अनेक चीज़ें मिलती थी, ठीक है, शिमला का विकास होने लग गया था, रेस्टोरेंट और मॉल भी थे वहाँ पे, और कुछ अच्छी दुकानें भी थी, ठीक है, और वहाँ का जो दृश्य था, जो सूर्यास्त के समय का, वो भी बहुत सुहावना हुआ करता था। इसके बाद में एक और प्रश्न था कि जो सर्वर है, ठीक है, जो सर्वर है वह कौन है। इसमें वैसे इसका कहीं पर भी परिचय नहीं दिया गया है, लेकिन जब मैंने आपको पाठ पढ़ा है तो आपको बताया है कि सर्वर को माध्यम बनाकर लेखिका हमें क्या कह रही है, अपने बचपन की बातों को बता रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो संस्मरण है, इसमें लेखिका ने अपने बीते हुए समय की घटनाओं को किसके साथ में बातचीत करके बता रही हैं, सर्वर के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर सर्वर है वह एक ऐसा बालक हो सकता है जो कि आपकी जैसी उम्र का हो, ठीक है, क्योंकि उसने क्या कहा है कि मैं उम्र में, शुरू में कहा है उन्होंने कि मैं उम्र में तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, नानी की उम्र की भी हो सकती हूँ, मौसी की उम्र की भी हो सकती हूँ, ठीक है। तो अर्थात उस समय वो बच्चा कितनी उम्र का रहा होगा, 10 से 12 साल की उम्र का, ठीक है। तो आप यहाँ पर सर्वर के बारे में भी लिख सकते हो। यहाँ पर ये भी बता सकते हो कि सर्वर एक या तो शिमला में या फिर दिल्ली जैसी जगह में रहने वाला कोई बच्चा रहा होगा, जिसे लेखिका अपने बचपन के बारे में या अपने बचपन की जो घटनाएं थी, रमणीय अनुभूतियाँ थी, उनको बता रही हैं। बच्चों, मैंने इस पाठ के प्रश्नोत्तर से संबंधित ये वीडियो बनाया है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो प्रश्नोत्तर को समझने के लिए या फिर
उनको अच्छे से पढ़ने के लिए आप यह वीडियो भी ज़रूर देखें। धन्यवाद।